हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। तो क्या होता है कॉमन पोटेंशियल? लेट टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2। हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक की कैपेसिटी C1 और एक की C2। तो ले लेते हैं। ये एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 है और दूसरा कैपेसिटर यहाँ ले लेते हैं, इसकी कैपेसिटी C2 है। ठीक है, इसको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। जो V1 है, और सेकंड प्लेट को क्या करते हैं हम ग्राउंड कर देते हैं। इसी प्रकार इसको भी किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, जो V2 है, और दूसरी तरफ क्या करते हैं ग्राउंड करते हैं। तो ये प्लेट क्या होगी, चार्ज हो जाएगी प्लस चार्ज से, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। मान लेते हैं इस पर आएगा -Q1, तो इस पर क्या आएगा, इस पर +Q1 पर इस पर -Q1। या भी ये भी चार्ज हो जाएगी समथिंग से +Q2, तो ये क्या हो जाएगी -Q2। ये सब हम पीछे पढ़ चुके। तो इसके ऊपर ये चार्ज है किसके बराबर होगा, Q1। Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। Q2 किसके बराबर होगा, C2 इंटू V2। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2। ठीक है, टोटल चार्ज ये पूरे दोनों सिस्टम हैं, ये इनको एक ही सिस्टम में मानो तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज दिस इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। अब क्या करते हैं हम इन दोनों को बैटरी से हटा देते हैं और इनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। इसकी कैपेसिटी C1 थी, इसकी C2 थी। इसके पास चार्ज Q1 था, इसके ऊपर Q2 था। ठीक है, तो अब चार्ज फ्लो होगा और इन दोनों का पोटेंशियल, दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल V हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल V हो जाएगा। चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों प्लेट का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। इस कैपेसिटर का चार्ज Q1 है, उस कैपेसिटर का चार्ज Q2 था, दोनों को बैटरी से हटाया, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। इसकी नेगेटिव प्लेट उसके पॉजिटिव से हमने कनेक्ट कर दी प्लेट से। तो क्या करेंगे, जो चार्ज है Q1 और Q2 ये एक मैग्नीट्यूड का नहीं, अलग मैग्नीट्यूड का है, और यहाँ पोटेंशियल V1 है, वहाँ V2 है। तो हमें पता है कि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से के ऊपर फ्लो करता है, की तरफ फ्लो करेगा। तो दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज फ्लो करेगा। तो अब इस सिस्टम की कैपेसिटेंस क्या है पूरा, या इसका पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल का हमें फार्मूला पता है, V किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा CV। Q इज इक्वल टू CV, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा अब देखिए निकाल कर। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या है हमारा C1 V1 प्लस C2 V2, और टोटल कैपेसिटेंस कितना है, इसका C1 था, इसका C2, तो ये क्या हो गया C1 प्लस C2। तो ये हो गया हमारा कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला। इफ टू कैपेसिटर दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। तीन कैपेसिटर हैं तो C1 V1 C2 V2 C3 V3 और अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। अब एक केस आता है इसमें, या तो हमने इसको V1 पोटेंशियल दिया, इसको V2 दिया। मान ले हम एक केस मान कर चलते हैं, एक केस इन V2 is 0। V2 0 का मतलब दूसरा जो कैपेसिटर उसको हम अनचार्ज रखते हैं। अनचार्ज रखने का मतलब V2 0, तो Q2 भी क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा उस केस में जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। कैपेसिटी इसकी 0 नहीं होगी, सिर्फ क्या 0 होगा, इसका चार्ज 0 हो जाएगा, या बोले पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला। तो जब इनके पास कुछ एनर्जी है
दोनों सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी है और इसके पास भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में डिफरेंस क्या है? पहले हमने इसको चार्ज किया है तो इसके पास एनर्जी आ गई, अब इनको हमने आपस में जोड़ दिया तो अब ये डिस्चार्ज होने लगे, एनर्जी इनकी घटने लगी, ठीक है। तो इनकी एनर्जी में कितना लॉस हुआ है, इनिशियल कंडीशन में कितनी एनर्जी है दोनों के पास मिलाकर, और फाइनल कितनी एनर्जी है, उसमें कितना डिफरेंस, उसको क्या बोलेंगे हम? लॉस ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी से आगे हमारा लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए लॉस ऑफ एनर्जी, पहले हमने अलग अलग कैपेसिटर जोड़े थे, जैसे एक ये कैपेसिटर था, इसका C1 और V1 इसका पोटेंशियल था। दूसरा कैपेसिटर क्या था हमारा? C2 इसका कैपेसिटेंस और V2 इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब इनको हमने शेयरिंग नहीं किया था, किसी पोटेंशियल से जोड़ रखा था, तो U इनिशियल कितना था इसका? ये फार्मूला होता है हमारा एनर्जी का। क्या फार्मूला होता है? हाफ इंटू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। तो इसका एनर्जी है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस इसका एनर्जी है हाफ C2 V2 का स्क्वायर। उसके बाद पहले एक कंडीशन थी, उसके बाद क्या था? हमने इसको शेयरिंग कर दिया था, ठीक है। इसका C1 इसका C2 और दोनों का पोटेंशियल कितना था? शेयरिंग करने के बाद, इनको कनेक्ट करने के बाद V। तो U फाइनल किसके बराबर है? हाफ। अब V कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। ये V क्या हमारा? कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। इसको मैं VC से डिनोट कर देता हूँ, कॉमन पोटेंशियल। और V कॉमन का फार्मूला क्या होता है हमारा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। वो यहाँ रख देते हैं, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। हाफ C1 प्लस C2 और वो क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 और इसका स्क्वायर, और नीचे क्या है? C1 प्लस C2 का स्क्वायर। देखिए ये C1 प्लस C2 है और ये C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा, बस नीचे C1 प्लस C2 बचेगा। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। हाफ C1 V1 कुछ A मान सकते हैं, C2 V2 को कुछ B मान सकते हैं, तो A प्लस B का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। हाफ तो रहेगा और क्या आ जाएगा हमारा? C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 और नीचे क्या है? ये C1 प्लस C2 बचता, ठीक है। ये U फाइनल। पहले हमने क्या किया? इनको चार्ज किया है, इनके पास एनर्जी आई है, उसके बाद इनको कनेक्ट किया तो अब ये डिस्चार्ज होने लगे। तो यहाँ से हमें एक पता चलता है U इनिशियल ज़्यादा है और U फाइनल कम है। Here we know U initial is greater than U final। तो डेल U का मतलब क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। ये किसके बराबर है? U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है। ये हम निकालने वाले हैं। तो U इनिशियल में से इसको घटाइए, ठीक है। यहाँ क्या है? हाफ, यहाँ भी हाफ, यहाँ हाफ, तो हाफ तो हर जगह से कॉमन आ सकता है, या इसको हम लिख भी सकते हैं। तो लिखिए डेल U हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस, अब माइनस का साइन आ गया, हाफ ऊपर क्या है? C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 और इसके पूरे के नीचे क्या है? C1 प्लस C2। यहाँ देखिए हाफ कॉमन है, यहाँ भी हाफ है, हाफ को हम बाहर ले सकते हैं। तो क्या करेंगे? हाफ को हम जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचता है?
ये C1 प्लस C2 एलसीएम आ जाएगा। C1 प्लस C2 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ से आप बाहर ले लिया तो C1 प्लस C2 या नीचे 1 बचता है इन दोनों के। C1 प्लस C2 के यहाँ गुणा कराएंगे, C1 V1 स्क्वायर की पहले इसके साथ गुणा, तो क्या बन जाएगा C1 C1 की गुणा क्या हो जाएगी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 का स्क्वायर C2। इसके साथ जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा C2 C1 V2 का स्क्वायर प्लस C2 C2 की गुणा करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं बचती, हम ऊपर लिख लेते हैं माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2C1 C2 V1 V2, इसकी टर्म है ये ऊपर वाली। देखिए C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर कैंसिल। यहाँ देखिए C1 C2 V1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर C1 C2 2 V1, तो यहाँ C1 C2 यहाँ भी C1 C2 यहाँ भी C1 C2, तीनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। हाफ C1 C2 दोनों जगह से कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 और नीचे क्या है ये C1 प्लस C2। यहाँ से A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये फार्मूला क्या हो गया हाफ C1 C2, ये हो गया V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो इतनी एनर्जी का क्या होता है हमारा लॉस होता है। ये हमारा फार्मूला किसका हाफ C1 C2। यहाँ पर अगर दूसरे को हमने अनचार्ज लिया था तो V2 को 0 करेंगे तो भी हम निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर आ जाएगा इसमें, ठीक है, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हमारा फार्मूला क्या है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कनेक्टिंग टू कंडेंसर डायरेक्टली। देखिए 1D ग्राफ जनरेटर क्या होता है, दिस इज ए मशीन दैट कैन बिल्ड अ हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट। ये एक मशीन होती है एक प्रकार से बेसिकली, जो क्या काम आती है हाई वोल्टेज डेवलप करने के काम आती है, जो फ्यू मिलियन वोल्ट में होती है, ठीक है। फिर क्या होगा इस मशीन से, किस काम में यूज आती है, पहला तो लार्ज पोटेंशियल क्रिएट करने का काम आती है, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा इसका फिर क्या फायदा होता है द रिजल्टिंग लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर यूज टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल्स। फिर इसका क्या यूज हो जाता है कि जो हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो हमारे काम आती है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आयंस को हाई एनर्जी देने के लिए, नीडेड फॉर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रोब द स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। जो हमारे हर चीज मैटर से बनी हुई है उसके छोटे छोटे जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मैटर के, उनके बारे में स्टडी करने के लिए, या न्यूक्लियर फिजिक्स में जो प्रोटॉन होता है वो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं उनको हाई स्पीड में दौड़ाना होता है, ठीक है, उनकी स्पीड तेज होनी चाहिए, वो करने के लिए क्या होता है इस 1D ग्राफ जनरेटर का यूज होता है। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, सिद्धांत क्या है इसका काम करने का, द प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू ए होलो कंडक्टर इज ट्रांसफर टू आउटर सरफेस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। इसका काम क्या होता है, एक होलो कंडक्टर के ऊपर चार्ज हम देंगे तो उसके सरफेस पर आते हैं, इस बेसिस पर ये काम करती है। इसको मैं प्रिंसिपल को आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ये आपको एग्जाम के अंदर लिखना नहीं है, सिर्फ ये लाइन आपके बहुत काम की है जो लिखने से ही आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका जो कॉन्सेप्ट बेस है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी हमारे पास एक सेल है या होलो कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है r और इसके ऊपर चार्ज क्या है कैपिटल Q, ठीक है, तो इसके सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल है हमने सबको पता है, V at its surface this is equal to Q by 4 pi epsilon naught R, यही होता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसके अंदर एक छोटा सा स्फेयर और रख दूं पॉजिटिवली चार्ज,
और जिसके ऊपर क्या है क्यू चार्ज, और जिसका रेडियस क्या है, व्हाट इज द रेडियस, स्मॉल आर, रेडियस क्या है स्मॉल आर। तो अब इस पूरे फिगर के लिए हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कि इस अंदर वाले का स्मॉल आर है। देखो बड़ा जो सफेयर है उसका आर रेडियस है प्लस क्यू उसका चार्ज है, तो इसके ऊपर सरफेस पर इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है इतना, छोटे वाले की वजह से कितना होगा, तो वो ऐड कर लेते हैं। तो वी आर बड़े वाले की वजह से प्लस छोटे के वाले की वजह से कितना है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कितना है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ जाता है, ये वी एट आर, मतलब कि जो आर जो सफेयर है कैपिटल का उसके ऊपर कितना पोटेंशियल है उसके सरफेस पर, तो ये क्यू हमारा अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा अगर कॉमन आ जाता है तो हमारा अंदर क्या हो जाता है क्यू बाई आर प्लस क्यू बाई आर, ठीक है, ये बच गया। हम इस आर को भी बाहर ले सकते थे। अंदर वाले सफेयर पे बताइए कितना, इसके सरफेस पे कितना है, वी एट पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्मॉल आर, जो स्मॉल आर रेडियस का जो सफेयर है छोटा जो इसके अंदर उसके ऊपर कितना पोटेंशियल है। तो देखिए एक चीज तो बात आ गई कि जो ये पॉइंट हम कोई भी लेंगे इस पर वो बड़े स्फेयर के अंदर है, तो किसी भी सफेरिकल बॉडी का जो सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वही उस चार्ज की वजह से अंदर भी होता है। तो इस कैपिटल क्यू की वजह से अंदर कितना पोटेंशियल है इसके ऊपर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतना ही होगा जितना इसके सरफेस पर है, प्लस इसके लिए सरफेस का पॉइंट है वो कितना हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर क्या बच गया क्यू बाई आर प्लस स्मॉल क्यू बाई। छोटे वाले सफेयर के सरफेस पर कितना पोटेंशियल है ये भी निकाल लिया हमने, बड़े वाले के ऊपर कितना है ये भी निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसको हम एक वायर से कनेक्ट करा देते हैं, वायर से क्या करा देते हैं कनेक्ट करा देते हैं। तो अब क्या होगा कि जो पोटेंशियल है जो चार्ज है वो फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो कहाँ से होगा, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज क्या हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। मैं एक चीज निकाल लूँ यहाँ पर वी आर माइनस, ये निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इस सरफेस और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी एट आर माइनस वी एट कैपिटल आर, निकालिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, ये लिखेंगे क्या है क्यू बाई आर प्लस स्मॉल क्यू बाई आर माइनस क्यू बाई आर माइनस ये क्यू से क्यू कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बच गया क्यू भी कॉमन आ जाता है, तो 1 स्मॉल आर माइनस 1 कैपिटल, और ये तो हमेशा 0 से बड़ा है भाई, 0 से बड़ा क्यों है, क्यू हमने पॉजिटिव दिया है अंदर भी और बाहर भी, 1/r, r इस r से छोटा है तो ये संख्या तो बड़ी है, ठीक है, और ये छोटी है तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो डेल्टा v अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या निकाला हमने वी आर माइनस वी आर, तो v एट r इज ग्रेटर देन v एट कैपिटल, कि जो अंदर वाला जो सफेयर है उसका पोटेंशियल ज्यादा है जो स्मॉल सफेयर है, और जो बड़ा सफेयर है उसका पोटेंशियल क्या है कम है।
तो चार्ज अंदर वाले से बाहर की तरफ जाएगा। तो हम जो भी चार्ज इसको कुछ भी दे दें इसको चार्ज, वो सारा का सारा बाहर वाले सफेयर पर चला जाता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को यूज करके हमने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम है 1D ग्राफ जनरेटर। ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम आपको समझाया गया है, जो एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है, ये आपके समझने के लिए है कि ये काम कैसे करता है 1D ग्राफ, वरना एग्जाम में सिर्फ आपको यही लाइन लिखनी है। ठीक है, ये पीछे की बात है, ये आने के बाद ही ये डिवाइस बनाई गई है, तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाया है। तो अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। ठीक है, देखिए ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। दो पिलर्स के ऊपर एक स्फेरिकल कंडक्टर रखा गया है, इसके अंदर दो पुली हैं, एक नीचे एक ऊपर। यहाँ एक मेटल ब्रूश लगाया गया है जो चार्ज को इस बेल्ट के ऊपर स्प्रे करता है, और ये बेल्ट फिर ऐसे इसको एक हाई टेंशन मोटर, एक मोटर है, मोटर से इसको घुमाया जाता है बेल्ट को। ये इसके ऊपर बेल्ट के ऊपर क्या करता है, चार्ज स्प्रे करता है, और यहाँ से होता हुआ ये सरफेस पर पहुंचता है। दो पिलर्स जो इंसुलेटिंग सपोर्टिंग कॉलम है, इनके ऊपर एक स्फेरिकल कंडक्टर रखा जाता है, इसके बीच में एक पुली होती है, नीचे भी एक पुली होती है, जिसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट है, इंसुलेटिंग बेल्ट, जिससे चार्ज लूज नहीं होता। इस बेल्ट को घुमाया जाता है एक मोटर से, जो दिखाई नहीं देगी हमें। यहाँ दो मेटल ब्रूश लगे हुए, एक नीचे जो डिलीवरिंग है और ये स्प्रेइंग है, इसके ऊपर भेजता है। ग्राउंडेड मेटल बेस है। ठीक है, काम कैसे करता है, हाई टेंशन मोटर से क्या करेंगे, हम इस बेल्ट को घुमाएंगे और इस बेल्ट पर मेटल ब्रूश है जो चार्ज स्प्रे करता है। ये चार्ज ऊपर जाता है बेल्ट के सारे, और यहाँ से दूसरे मेटल ब्रूश से ये सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे अभी हमने जितना भी चार्ज इसके सेंटर पर देंगे वो कहाँ पहुंच जाता है, मेटल का ब्रूश है जो कंडक्टिंग तो हो ही गया, अंदर वाली पुली और बाहर वाली। इस बेल्ट पर जितना भी चार्ज आएगा सेंटर में, वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, सरफेस के ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये हमने अभी सीखा। ठीक है, मान लेते हैं इसी प्रकार ये बेल्ट घूमता रहता है, हम इस पर चार्ज स्प्रे करते रहते हैं, जितना चार्ज यहाँ सेंटर में जाएगा सारा का सारा कहाँ चला जाता है, हमें इसके सरफेस पर चला जाता है, और ये सरफेस पर चार्ज क्या होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है। मान लेते हैं इसके ऊपर क्यू चार्ज इकट्ठा हुआ, चार्ज एक्यूमुलेट। ठीक है, और पोटेंशियल क्या है, V, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी Q इंटू V। इतनी एनर्जी से जो आयन है वो क्या होगा, एक्सीलेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा 1D ग्राफ जनरेटर है। दूसरी बात, जब ज्यादा चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो वो चार्ज क्या होगा, लूज भी हो सकता है। लूज भी हो सकता है तो क्या है, एक कंडीशन है कि इस पूरे चैम्बर को हम क्या करते हैं, एक स्टील चैम्बर में क्लोज कर देते हैं। पूरे सिस्टम को क्या करेंगे, एक स्टील चैम्बर में क्लोज कर देते हैं विद नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, और क्या है, हाई प्रेशर। प्रेशर क्या रखते हैं हम, हाई। नाइट्रोजन या मीथेन गैस का एक चैम्बर होता है जो स्टील का चैम्बर है, उसके अंदर इस सारे सिस्टम को रखते हैं ताकि जो ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो रहा है ये लूज न हो हमारा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और मीथेन गैस में ये 1 नंबर में प्रश्न आ जाता है, विच गैस फील्ड इन स्टील चैम्बर टू प्रोटेक्ट लीकेज ऑफ चार्ज। तो क्या है, नाइट्रोजन और मीथेन गैस, जो 1D ग्राफ जनरेटर का जो सिस्टम है उसको हम एक स्टील चैम्बर में रखते हैं जिसमें नाइट्रोजन और मीथेन गैस हाई प्रेशर पर रखी जाती है। ठीक है।